मम्मा कहती है हमारी फैमिली थोड़ी भी वो इधर आई थी 5 खुद थी ये लोग। Assalamu alaikum, everyone. वालेकुम अस्सलाम मैम। Okay, now we are going to start. जो हमने कल उस दिन जहाँ से हमने lecture छोड़ा था, because obviously बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था lecture. Last lecture में हमने basically we studied about necrosis and apoptosis, जो two major mechanisms हैं of cell death, and we studied कि cell death में basically the characteristic or the hallmark of cell death is the loss of nucleus. तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे एपोप्टोसिस से। हमने पिछली दफा थोड़ा बहुत एपोप्टोसिस को स्टार्ट किया था कि बेसिकली एपोप्टोसिस जो है इट इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड सेल डेथ या सेल सुसाइड आप इसे कहते हो। It is a regulated mechanism of cell death that serves to eliminate unwanted and irreparably damaged cells with the least possible host reaction. ये हमने नेक्रोसिस से इसको कंपेयर किया था कि हमेशा नेक्रोसिस के अंदर इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन या एक होस्ट रिएक्शन जो है, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है नेक्रोसिस के केस में ऑलवेज देयर इज ऑलवेज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। लेकिन एपोप्टोसिस के केस में हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं होगा। It is characterized by enzymatic degradation of proteins and DNA initiated by caspases by the recognition and removal of dead cells by phagocytes. So the keyword that we use in case of apoptosis is caspases, जो basically जो key enzymes and जो involved होते हैं in the process of apoptosis are referred to as the caspases.
We also studied that apoptosis can be physiological or it can be pathological, meaning that it can occur in certain circumstances that happen in the body physiologically or normally, and pathologically meaning that in case of disease. जबकि जो necrosis होता है, it is always in case of a disease. एपोप्टोसिस इन फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस की हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी. मैंने आप लोगों को जो है जो यूट्राइन लाइनिंग है इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसकी एग्जांपल दी थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज टू ब्रेक डाउन. So what happens is that it breaks down by the process of apoptosis. In the human body, about 100,000 cells are produced every second by mitosis, and a similar number of cells die by mitosis, apoptosis. ओके ये जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंट डिजिट्स के हमारे पास जो जब आपके हाथ बनते हैं या जब आपके पाँव बनते हैं तो उनके दरमियान फिंगर्स के दरमियान गैप नहीं होता है. उसके दरमियान भी मतलब टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द सेल्स इन बिटवीन द डिजिटल स्पेसेस, ताकि आपकी जो फिंगर्स हैं वो इंडिविजुअली एक दूसरे से अलग हो सकें. ओके सो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली एपोप्टोसिस की डेफिनेशन से और व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन एपोप्टोसिस. So apoptosis is energy dependent meaning इसमें ATP required होता है. ये एक energy dependent process है. Genetically programmed cell death involving single cells or small group of cells. मतलब या सिंगुलर सेल्स होंगे उसके अंदर या स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे. दिस इज इन कंपैरिजन टू नेक्रोसिस जिसके अंदर देयर इज लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. इसके अंदर या सिंपल एक सेल इन्वॉल्व होता है या वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होती हैं. ओके आई एम सॉरी फॉर द नंबरिंग, ये पता नहीं इस साइड पे क्यों आ गई है, लेकिन दिस इज व्हाट आई हैव एडेड टू द स्लाइड. I have tried to make it more simple. Basically, this is the morphology of the cell undergoing apoptosis. जो dying cell होता है, it shrinks, leading the cytoplasm to become more eosinophilic. हमने ये चीज ऑलरेडी नेक्रोसिस में भी पढ़ी थी कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा इओजिनोफिलिक हो जाएगा और उसका जो ब्लू कलरेशन होती है जिसको आप बेजोफिलिक कहते हो वो कम हो जाएगा. The nucleus condenses and fragments in an organized manner. ये हमने जो 3 processes आप लोगों को याद होगा जो हमने पढ़े थे epignosis और epignosis और karyohexis और karyolysis, जो हमने 3 processes पढ़े थे nucleus के, वो रेफर कर रहा है this second point. उसके अलावा the apoptotic bodies fall from the cell and are removed by macrophages. Apoptosis is not followed by inflammatory response. ठीक है. Basically, if we move to the very previous slide जिसमें apoptosis और necrosis की differentiation दी हुई थी, तो I'll be better able to show you what is happening. मैंने आपसे कहा था कि ये चीज जो है at the end आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी. ओके हाँ, दिस डायग्राम. इसमें एपोप्टोसिस वाली साइड पे देखें, द राइट साइड ऑफ द डायग्राम दिस इज द नॉर्मल सेल. उसमें स्मॉल ब्लेब्स बन रहे हैं जो सेल एपोप्टोसिस अंडरगो कर रहा है. The nucleus begins to break apart and the DNA breaks into small pieces. The organelles are also located in the blebs. The cell breaks into several apoptotic bodies. The organelles are still functional. मीनिंग के बेसिकली आप सोचें कि जो सेल है ना वो बेसिकली छोटे छोटे उसके अंदर से बबल्स निकले जा रहे हैं और वो एक छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है, जिसको जो मैक्रोफेजेस हैं इवेंचुअली जो है उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं या फेगोसाइटोज कर लेते हैं. सो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो हमारा है एपोप्टोटिक बॉडीज. सो बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस आपको एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो नजर आएंगी. मूविंग ऑन, इसमें क्या होता है? एपोप्टोसिस इज मीडिएटेड बाय कैस्पेजेस. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. द इम्पोर्टेंट कीवर्ड इज कैस्पेजेस. ये एंजाइम्स हैं जो कि एक्टिवेट कर रहे हैं प्रोटीएजेस को और एंडोन्यूक्लिएजेस को. सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ एक्टिवेट, देयर इज एन आई मिसिंग.
कैस्पेजेस एक एंजाइम है जो कि फर्दर एक्टिवेट कर रहा है दो एंजाइम्स को. वन इज द प्रोटीएज एंड द सेकंड इज द एंडोन्यूक्लिएज. Endonuclease, as the term suggests, endo meaning inside, nuclease meaning nucleic acid को वो उसने break down करना है, तो it is responsible for the breakdown of the DNA, whereas proteases break down the cytoskeleton. Proteases मतलब वहाँ पे जो आपका जो cytoplasm के अंदर जो सारा जो machinery पड़ी हुई है या जो सारी चीजें पड़ी हुई हैं उसको break down करने के लिए जो enzymes आपके required होते हैं, that they are referred to as the proteases. Okay. Apoptosis eliminates the cells that are genetically altered or injured beyond repair and thus so without eliciting a severe host reaction, thereby keeping the extent of tissue damage to a minimum. We have already discussed this. Sabse pehle, before starting the previous lecture even, I told you people that whenever these processes come into play, it is always when the cell is damaged beyond repair. अगर आपके पास अगर सेल के पास थोड़ी सी भी कैपेसिटी होती है टू रिपेयर इटसेल्फ, देन these processes do not happen. तो हमेशा if it is an injury that is beyond repair, it will result in apoptosis. Okay. The death by apoptosis is responsible for the loss of cell in a variety of pathological states. For example, अगर DNA damage हो गया है, ये हमने पिछली दफा थोड़ा सा इसको पढ़ा था, तो we'll just recall this. Radiation के केस में या अगर आपके पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स हैं और हाइपोक्सिया कैन डैमेज DNA. Accumulation of misfolded proteins, certain genetic mutations के अंदर जो है आपके पास misfolded proteins accumulate होना शुरू हो जाते हैं within the cell, and if these proteins keep on accumulating within the cell eventually dies. Cell injury in certain infections, particularly viral infections. We also discussed this last time कि necrosis का जो process है, it is mostly mediated या facilitated by bacteria and fungi. But if there is a viral infection, तो आपके पास जो death होगी cells की, that will be via apoptosis. Pathological atrophy. Pathological atrophy में basically क्या होता है कि if the blood supply to an organ या nutrient supply to an organ जो है वो अगर आपके पास disturb हो जाती है, for example जैसे kidney है, उसका जो blood supply है रुक गई है या उसके जो essential nutrients उस तक जहाँ से जा रहे हैं वो supply जो है वो रुक गई है, तो वो atrophy होना शुरू हो जाता है. वो organ जो है वो मतलब क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन सही तरह से नहीं मिल रही, तो वो एट्रोफी होना शुरू हो जाता है. वी हैव डिस्कस्ड एट्रोफी इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि वो जो है उसका सेल का जो साइज है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है. तो इवेंचुअली जो होता है उस केस के अंदर द सेल्स डाई बाय एपोप्टोसिस. Is everyone with me अभी तक? Because अभी participants भी बहुत कम है. I don't know. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैकेनिज्म्स ऑफ एपोप्टोसिस, लेकिन इसके अंदर मैं आप सिर्फ दो इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो हाईलाइट करूंगी, इसलिए डोंट गेट वरीड बाय दिस. इसके अंदर एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है. इसकी हम डिटेल्स बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी विल ब्रीफली डिस्कस कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इंट्रिंसिक पाथवे. इंट्रिंसिक पाथवे को आप माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हो. इवेंचुअली दोनों पाथवेज में जो है एक्टिवेशन होनी है कैस्पेजेस की, दैट विल रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस. जो इवेंचुअल फेट है दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेजेस. इन दोनों पाथवे से इवेंचुअली जो है वो कैस्पेजेस जो है वो एक्टिवेट होते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे होता है दैट इज ट्रिगर्ड बाय द लॉस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स, DNA damage and accumulation of misfolded proteins. We have already discussed this. It is associated with the leakage of pro-apoptotic proteins from the mitochondrial membrane into the cytoplasm, where they trigger the caspase activation, inhibited by the anti-apoptotic members of the BCL family, which are induced by survival signals
including growth factors. I know this seems complicated, but basically इस slide में ये कहना चाह रहा है कि अगर एक cell जो है that is injured beyond repair, for example उसके अंदर DNA damage है या उसके अंदर misfolded proteins accumulate हो गई हैं, तो उसके अंदर there is something, दो तरह के proteins होते हैं, pro-apoptotic proteins and anti-apoptotic proteins. It is simple as that क्योंकि pro-apoptotic meaning something that will facilitate apoptosis and anti-apoptotic meaning कि something that will antagonize or that will not facilitate apoptosis. So basically जो pro apoptotic proteins हैं हमारे mitochondria के अंदर पड़े हुए वो release हो जाते हैं in case of injury to the cell into the cytoplasm जहाँ वो activate कर देते हैं caspases को. Normally जो है why apoptosis is not happening in our body is because of certain anti-apoptotic proteins. उसमें BCL family जो है इसको BCL family is one name that you want to memorize in this term कि BCL family जो है वो anti-apoptotic होती है, meaning कि it is responsible for antagonizing apoptosis. दैट्स अबाउट इट. इसके अंदर बस यही था कि आपने BCL फैमिली जो है एंटी एपोप्टोटिक होती है, लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमारे पास प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं वो लीकेज होती है माइटोकॉन्ड्रिया से दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन और द ट्रिगरिंग ऑफ द कैस्पेसेस. Okay. Second is the apoptosis triggered by the external signals, that is the extrinsic or the death receptor pathway. जो death receptor pathway होता है ना, that is responsible for the elimination of self-reactive lymphocytes and damage by the cytotoxic T lymphocytes. Self-reactive lymphocytes क्या होते हैं कि हमने already पढ़ा हुआ है कि T lymphocytes होते हैं और B lymphocytes होते हैं. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं, लिम्फोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो कि मेजर आपके इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर रोल प्ले करते हैं. Whenever lymphocytes are being manufactured, what happens is कि certain lymphocytes जो कि बॉडी के प्रोटीन्स के अगेंस्ट रिएक्ट कर सकते हैं वो भी बन जाते हैं. लेकिन ऑब्वियसली वो क्योंकि वो बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है, तो बॉडी कैन नॉट अलाउ देम टू बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड सिस्टम. तो लिहाजा जहां वो बन रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो बी सेल्स हैं वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं और जो टी सेल्स हैं वो हमारे थाइमस में बनते हैं. व्हेनेवर दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, तो उनकी जो डेथ है या जो उनका एपोप्टोसिस है, जो एक एबनॉर्मल जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट बन गया, दैट विल बी बाय द डेथ रिसेप्टर पाथवे. उसमें बेसिकली क्या होता है कि इस डायग्राम में आप देखें उसमें जैसे फैस जो है ये एक वन ऑफ द डेथ रिसेप्टर्स है. जो फैस लीगैंड है वो कंबाइन करता है फैस के साथ. आई विल शो यू. दिस इज फैस रिसेप्टर and this is the Fas ligand. Whenever this ligand binds to the Fas receptor, जो downward है ना, basically activation हो रही है caspases की. मतलब कि जब ये इसके साथ bind, जब ये Fas ligand Fas इसके साथ bind किया है receptor के साथ, तो basically downwards आपकी activation हो रही है caspases की, जिसकी eventually जो है it will result in the activation of endonucleases and proteases. सो इसके अंदर बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे में अगर हम एक इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि इंट्रिंसिक पाथवे में जो प्रोटीन्स विद इन द सेल प्रेजेंट हैं, स्पेसिफिकली द माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस. whereas in the extrinsic pathway जो हमारे पास extrinsic proteins हैं या जो proteins outside the cell पड़े हुए हैं, they are responsible for initiating the apoptotic pathway. इसके अंदर जो extrinsic signals के अंदर जो important एक चीज TNF family TNF receptors होते हैं और एक FAS receptors होते हैं. These are the two terms, ये two words जो हैं ये आप इनको memorize करना चाहेंगे. One is the TNF family of receptors and the second is the FAS family of receptors that are important in case of apoptosis. Okay. Basically, this is an extra information.
This is especially happening in the neurons और our मतलब जो neurons होते हैं और brain cells या जो हमारे spinal cord में जो हमारे nervous system के cells होते हैं उसके अंदर जो है they might have another way to self-destruct that unlike the two pathways described above does not use caspases. जो हमने extrinsic और intrinsic pathway दोनों पढ़े हैं that specifically use caspases, but there might be another pathway that does not use caspases that is induced by the apoptosis inducing factor. बेसिकली ये एक प्रोटीन है जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका एक ऑर्गेनेल होता है, उसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं. इफ यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके दरमियान जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके दरमियान जो स्पेस होती है उसको आप इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हो. उसके अंदर शायद एक एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, एक प्रोटीन पड़ा होता है. When the cell receives a signal telling it's time to die, it is released from the mitochondria. It migrates to the nucleus, binds to the DNA, and triggers the destruction of the DNA and cell death. So this is one process that is that is different from the other two processes that we have already discussed, that is the extrinsic and the intrinsic pathway. This is used by neurons or our cells in the central nervous system. इसके अंदर there is the leakage of a protein called the apoptosis inducing factor from the mitochondria. जब ये प्रोटीन लीक कर जाता है तो वो सीधा न्यूक्लियस पे जाता है. न्यूक्लियस में जाके वो डीएनए को बाइंड करता है और उसका जो है डेथ को ट्रिगर कर देता है. ओके. What happens if apoptosis is inhibited? अगर apoptosis का process नहीं होगा तो क्या होगा? We have already discussed. It can result in a number of cancers, क्योंकि जो apoptosis है basically कब हो रहा है? जब आपके पास मतलब terminally injured जो एक cell है जो जिसके अंदर cancer causing आपके पास DNA damage जो है वो beyond repair हो चुका है. But अगर apoptosis नहीं होगा उस cell का तो it can result in a number of cancers. ऑटोइम्यून डिजीजेस हमने ऑलरेडी जैसे पढ़ा है, जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन की है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, अगर जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होते हैं, अगर उनकी डेथ नहीं होगी तो वो आपकी बॉडी को अटैक करना शुरू हो जाएंगे. दैट विल इवेंचुअली लीड टू ऑटोइम्यून डिजीजेस. इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, वायरल इन्फेक्शंस, हमने स्पेसिफिकली ये चीज, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं उसके अंदर अगर जो डेथ सेल डेथ होती है, दैट इज वाया एपोप्टोसिस. ओके. To stimulate apoptosis, one can increase the number of death receptor ligands. जो हमने पढ़े, एक FAS होता है और एक TNF होता है. ये है basically a diagram illustrating the difference between necrosis and apoptosis, and just go through this, and we have discussed these in detail already. Do you have any questions before I move on to the next slide? Yes, the ma'am. next topic. मैम जो फास्ट लिगेंड है ना, तो वो रिसेप्टर के साथ जाके, मैम वो जो फास्ट लिगेंड है ना, फास्ट लिगेंड अपना फिगर हाँ जी, में, हाँ जी. तो वो रिसेप्टर के साथ जाके मिलता है, नीचे FADD बना रहा है, वो क्या चीज है? नहीं, उस चीज के अंदर ना अपना वो बहुत लंबा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. एट योर लेवल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न दैट. यू शुड जस्ट नो कि ये इसके अंदर फास्ट या TNF इन्वॉल्वड है. वो जब जाके रिसेप्टर को बाइंड करता है तो इवेंचुअली जो है सेल डेथ जो है वो इनिशिएट हो जाती है. ओके मैम. एनी मोर क्वेश्चंस? मैम ना इंट्रिंसिक पाथवे ना पे थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दें. इंट्रिंसिक पाथवे में बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आपके पास एक सेल का जो डैमेज हो गया है ना, अगर सेल बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो चुका है और उसने एपोप्टोसिस करना है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसके मैंने फोन कर दिया, मैं वहां पे चलती हूँ. मकबूल का पापा ने इसकी बेइज्जती की यार. भाई माइक बंद कर दें. मैंने आगे से कुछ बोलेंगे. सिमाग प्यास, काइंडली प्लीज आप अपना जरा म्यूट कर लें बिकॉज आपकी आवाज आ रही है पीछे से.
ओके, बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो है ये एक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है। उसके अंदर ना जब आपके पास सेल डैमेज हो चुका है ना, तो उसके अंदर जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़े होते हैं। प्रो एपोप्टोटिक का मतलब है कि दे विल फैसिलिटेट एपोप्टोसिस, तो वो लीकेज हो जाएगी उन प्रोटीन्स की विद इन द साइटोप्लाज्म और वो जाके कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, मतलब ये यस मैम। सिंपल है ये बात बिल्कुल। मतलब ये पाथवेज जो हैं ये बहुत लंबे हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फॉर योर लेवल मैं सिर्फ इनको एक ब्रॉडली आप लोग को एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई इंट्रिंसिक पाथवे में एक्सट्रिंसिक पाथवे में बेसिकली हो क्या रहा है। तो इंट्रिंसिक में सिंपल है कि विद इन द सेल जो प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स पड़े हुए हैं वो इनिशिएट करते हैं जो सेल डेथ होती है, और एक्सट्रिंसिक के अंदर जो एक्सट्रिंसिक कोई हमारे पास प्रोटीन्स पड़े होते हैं वो इनिशिएट करते हैं सेल डेथ। अच्छा ठीक मैम, है, ये बीसीएल फैमिली को ये इनहिबिट क्यों कर रहा है? प्रो बीसीएल फैमिली एपोप्टोटिक। जी जी मैम। बेसिकली उसमें ये होता है कि देखें ऑब्वियसली आपके सारे सेल्स तो नहीं डाई होने होते हैं ना हर वक्त, तो देयर शुड बी समथिंग जो उसको प्रिवेंट करे सेल डेथ को। जो नॉर्मल कंडीशंस में देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन प्रिवेंटिंग द सेल डेथ। तो उसमें वन एग्जांपल इज द BCL2 फैमिली। उसके अंदर के जो उसके जो प्रोटीन्स हैं दैट आर रिस्पांसिबल फॉर इनहिबिटिंग द सेल डेथ, उसमें ये नहीं होता, उसमें ना बेसिकली इट्स अ बैलेंस। उसमें ये होता है कि अगर आपके पास जगह प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं, ये बहुत हम इसको एक बहुत बेसिक लेवल पे या बहुत एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर ये बहुत आगे फाइन डिटेल्स होती हैं। तो एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है फॉर एग्जांपल इट इज अ वेरी फाइनली कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड प्रोसेस, कि अगर इसके अंदर मतलब अगर थोड़े से भी जैसे अगर प्रो एपोप्टोटिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास ज्यादा हो गए हैं और ज्यादा हावी हो गए हैं तो दैट विल रिजल्ट इन एपोप्टोसिस। लेकिन अगर आपके पास एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं वो ज्यादा हैं और वो कह रहे सिग्नल कर रहे हैं कि नहीं इस सेल ने नहीं मरना या दिस सेल विल नॉट डाई, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो BCL2 फैमिली जो है एक ऐसा फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम एपोप्टोसिस। ओके मैम, थैंक यू। Okay. Okay, now we'll move to the next जो हमारा है टॉपिक फॉर टुडे, बिकॉज ये तो लास्ट टाइम का था, बिकॉज आई नो कि इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन वन लेक्चर। तो मैं आप लोगों का ना आज का जो लेक्चर है वो मैं पूरा का पूरा इसको नहीं कवर कर पाऊंगी, जो आज इन्फ्लेमेशन पूरा मैंने पढ़ाना है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। तो आई वुड लाइक टू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, या क्योंकि मुझे ऑब्वियसली कवर अप करवाना है सारा, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं कब लेना चाहूंगी। आई कैन नॉट फाइंड द Okay, this is the today's lecture basically. आज हमने बेसिकली पढ़ना है हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन के बारे में सारी डिटेल्स जो है वो आज हम आज के लेक्चर में थोड़ा सा इनिशिएट शुरू करेंगे, लेकिन मैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक। ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर का हो गया, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस हमने पढ़ लिया। टुडेज टॉपिक इज इन्फ्लेमेशन। एज यू कैन ऑल सी कि ये सारा कुछ इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेम्ड स्वेल मतलब जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन अगर हम एक लेमैन के टर्म में डिफाइन करें तो उसे स्वेलिंग कहते हैं, कि जब भी एक बंदे को आप जब कहते हो कि इस बंदे को स्वेलिंग हो गई है यहाँ पे, तो बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है सारी की सारी, तो वो बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन। ओके, so survival of all the living organisms requires that they should eliminate foreign invaders such as infectious pathogens and damaged tissues. These functions are mediated by a complex host immune response referred to as the inflammation. So basically, as we all know कि अगर
आपके पास कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो गई है फॉर एग्जांपल, या आपके पास एक टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है, फॉर एग्जांपल मुझे चोट लग गई है कहीं पे, मेरा मेरा हाथ जो है वो किसी चीज के नीचे आ गया है और उसका वो टिश्यू डैमेज हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब बॉडी ने एक उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स तो करना ही करना है, यही तो हमारी इम्यूनिटी होती है बेसिकली। सो व्हेन द बॉडी triggers an immune response against certain damage, उसको आप inflammation कहते हो। ये एक complex host immune response है। Inflammation is a protective attempt by the organism to remove the injurious stimuli and to initiate the healing process. Hence, without inflammation, wounds and infections would never heal. Whenever we have a wound, या for example आप गिरते हैं, आपको कहीं चोट लग जाती है, वहां पे इनिशिएट हो जाता है प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन फ्रॉम द वेरी मोमेंट जब आपको सेल्यूलर ट्रॉमा हुआ है या जब आपको ट्रॉमा हुआ है। बेशक वो एक माइन्यूट आपको कट लग गया है या आपका खुदा ना खास्ता कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वो इनिशिएट हो जाता है। अगर इन्फ्लेमेशन इनिशिएट नहीं होगी तो हमारे वुंड्स जो हैं वो कभी हील ही नहीं करेंगे। हमने ऑब्वियसली नोट किया है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई छोटा सा पेपर कट अगर लग जाता है तो वो आप उसे कुछ भी नहीं करते और विद इन 3-4 डेज जो है वो हील हो जाता है, वो आपको पता भी नहीं होता कि वहां पे कुछ लगा भी था कि नहीं लगा था। तो अगर वो हीलिंग जो प्रोसेस जो इनिशिएट होता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है। अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर जो है वो जो कट है वो उसी तरह से पड़ा रहेगा, वो वहीं पे ही लगा रहेगा। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसके अंदर जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना वीक होता है कि आपको वो इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रिएट कर ही नहीं सकता है। तो जब वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होता तो इवेंचुअली जो होता है वो उसको वो एक मतलब फॉर एग्जांपल आपको कट्स लगते जा रहे हैं, वो हील ही नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली ऑब्वियसली आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि वो उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। So, definition जो है ये basically the word inflammation is derived from the Latin word inflammare, which means to set on fire. इन्फ्लेमेशन में कभी आपने देखा होगा जब हम कह रहे होते हैं कि नहीं इसको यहाँ पे स्वेलिंग, ये बच्चा गिरा था फॉर एग्जांपल, इसके सर में चोट लगी थी, इसे स्वेलिंग हुई हुई है, तो कभी आप उसको उस स्वेलिंग को अगर आप कभी हाथ लगा के देखें तो इट इज ऑलवेज वेरी वार्म, या उसका टेम्परेचर जो है दैट इज ऑलवेज हायर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। So literally speaking, it means to set on fire because its temperature is higher than the normal tissue. Okay. Inflammation is the response of vascularized tissue to infections and damaged tissue that brings the cells and molecule of host defense from the circulation to the sites where they are needed in order to eliminate the offending agents. So, बेसिकली स्पीकिंग इन्फ्लेमेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए और इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करने के लिए और उसको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कह लें प्रोटीन्स कह लें या नंबर ऑफ डिफरेंट एजेंट्स दैट आर एट वर्क, क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एक पर्टिकुलर एजेंट जो है वो नहीं एग्जीक्यूट करता। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी कोविड का आप लोगों ने अगर सुना होगा कि जी कोविड के अंदर डेथ अगर हो रही है, क्यों डेथ्स हो रही हैं जी, साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। साइटोकाइन स्टॉर्म का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा ये कोविड क्राइसिस के अंदर। तो उसके अंदर साइटोकाइंस जो होते हैं बेसिकली एक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं। अब साइटोकाइंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, वो भी एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट कर रहे होते हैं। तो वो जो है अगर जो पर्टिकुलर सर्टेन प्रोटीन्स हैं जो साइट ऑफ डैमेज के ऊपर रश करते हैं, उसको आप इन्फ्लेमेशन का जो है प्रोसेस करते हो, उसे आप कहते हो कि वो इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पे। मीनिंग के जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ द होस्ट डिफेंस सिस्टम्स जो हैं फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइट्स वेयर दे आर नीडेड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। जो बेसिकली सारी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है इम्यून प्रोटीन्स, वो सारे के सारे उस जगह पे जाना शुरू हो जाएंगे in order to initiate and to do the process of inflammation. Okay. Inflammation is not harmful. In fact, it is a protective response.
मीडिएटर्स ऑफ डिफेंस। इसमें हमने पढ़ा कि डिफरेंट मतलब प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें फेगोसिटिक ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट मीनिंग वाइट ब्लड सेल्स जो फेगोसाइटोज कर पास सकते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि एंटीबॉडीज जो होती हैं प्रोटेक्टिव होती हैं, तो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इज इंटायरली डिफरेंट, ये ना इम्यूनिटी के अंदर एक लंबा सा एक चैप्टर है या एक टॉपिक है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो क्या होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट प्रोटीन्स, ये मतलब 9 प्रोटीन्स होते हैं जो कि बहुत इनका डिफरेंट स्पेसिफिक काम होते हैं, बट ओवरऑल जस्ट इनका आप लोग नाम याद कर लें फॉर नाउ। The process of inflammation delivers these cells and proteins to the damaged or necrotic tissue and foreign invaders such as microbes, and activates the recruited cells and macrophages, which then function to get rid of harmful and unwanted substances. So basically, yet again, जो हम already discuss कर चुके हैं, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन में दो काम हो रहे हैं कि ये जो हमारे पास सर्टेन मीडिएटर्स हमने पढ़े हैं, ल्यूकोसाइट्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गए। इन्फ्लेमेशन का काम है कि इन सारे मीडिएटर्स को डिलीवर करे टू द साइट ऑफ इंजरी। बेशक वो डैमेज हुआ हुआ है या निक्रोसिस हो रहा है वहां पे, या आपके पास कोई बैक्टीरियल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुई हुई है, और उसके अलावा जो है इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करे ताकि वो जो है वो एक्टिवेट हो जाएं और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है उसको एग्जीक्यूट करें और रिमूव कर दें अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस को। Okay, these are this historical background for your level, yeah, from a medical student's point of view. History is important for मतलब इंटरेस्ट के पर्पसेस के लिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए इज दिस इम्पोर्टेंट, तो दैट वोंट बी नेसेसरी। मतलब अब मैं नहीं आपसे मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप मुझे इन्फ्लेमेशन का बताएं वाइवा के अंदर, क्योंकि इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट के सेल्सस ने जो है रोमन फिजिशियन था जिसने उसको 4 कार्डिनल साइंस दिए, मीनिंग रेडनेस, स्वेलिंग कम्स विद हीट एंड पेन। तो आई वुड आल्सो स्किप दिस स्लाइड एज वेल बिकॉज इसके अंदर मतलब कुछ एक बस थोड़ी बहुत हिस्ट्री उसकी दी हुई है, दैट इज मतलब कुछ लोगों को अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो यू कैन रीड अबाउट दिस। ओके, so this is important. कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन के अंदर कुछ साइंस होते हैं जो कि आप लोगों को ये वर्ड्स जो हैं ये मतलब बार बार इनको आपको सामना करना पड़ेगा इफ वी आर लर्निंग पैथोलॉजी। सो बेसिकली रूबॉर मींस रेडनेस। रूबॉर जो है ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं जो कि होते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर रेडनेस। रूबॉर मीनिंग रेडनेस। रेडनेस क्यों होंगी? अगर एक एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो दैट इज रेफर टू एज द रूबॉर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को हमने इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि उसके अंदर जो है ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज मतलब जो मीडिएटर्स हैं वो ब्लड ने पहुंचाने होते हैं उस एरिया के अंदर, तो लिहाजा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि सारी बॉडी के जो पर्टिकुलर मीडिएटर्स हैं वो वहां पे पहुंच जाएं। तो देयर इज एन इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेशन, लिहाजा वो रेड हो जाएगा वो टिश्यू। ट्यूमर मीनिंग स्वेलिंग। ट्यूमर मीन्स स्वेल कर जाता है। स्वेल क्यों कर रहा है? एक्सिडेशन ऑफ फ्लूइड। एक्सिडेशन ऑफ फ्लूइड क्या है कि उसके अंदर से लीकेज हो रही है फ्लूइड की, जो लीकेज मतलब वहां पे ना जो हमारी मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड जा रहा था, ब्लड जा रहा था, उससे क्योंकि वो हमारे प्रोटीन्स भी निकलने उसके अंदर मतलब प्रोटीन्स जो है डिलीवर होने उस साइड में, तो देयर विल बी ए लीकेज ऑफ फ्लूइड जिसकी वजह से जो है आपका स्वेलिंग हो जाएगी। कैलोर मीनिंग हीट, इंक्रीज ब्लड फ्लो, एक्सिडेशन ऑफ फ्लूइड, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये 3 चीजें होती हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द हीट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एरिया है दैट इज रिलेटिवली हॉट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। Dolor meaning pain, stretching of the pain receptors and nerve by the inflammatory exudates and chemical mediators। मतलब जो पेन नर्व्स पड़ी हुई हैं, पेन रिसेप्टर्स जो पड़े होते हैं उस एरिया के अंदर वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं या एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको पेन फील होती है। फंक्शनल ऐसे लॉस ऑफ फंक्शन, pain, disruption of tissue structure, fibroplasia and metaplasia।
फाइब्रोप्लेजिया होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू बाय फाइब्रस टिश्यू। अगर फाइब्रोसिस हो रहा है या फाइब्रस टिश्यू बन जाता है तो उसको आप फाइब्रोप्लेजिया कहते हो। मेटाप्लेजिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दीज आर द 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, और बेसिकली उसके अंदर हो क्या रहा होता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड एंड यू वांट टू मेमोराइज दिस स्लाइड फॉर फर्दर यूज एज वेल। Okay, what are the steps of inflammation? There are 5 R's. One is the recognition of the injurious agents, recruitment of leukocytes, removal of the agents, regulation of the response, and resolution. ये जो 5 steps है, ये basically जो है they are somewhat specific for मतलब कोई bacterial या कोई pathogenic infection अगर हुई हुई है, कि बॉडी पहले रिकॉग्नाइज करती है कि यहाँ पे कोई मसला चल रहा है। स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल मुझे फिंगर पे कोई मसला चल रहा है तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है। फिर उस फिंगर के ऊपर जो है वो सारी ब्लड सप्लाई जो है उस फिंगर की ज्यादा हो जाती है, और उसमें जो है सारे जो ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स हैं और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो हमने पढ़े ऑलरेडी, एंटीबॉडीज और सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, वो वहां पे चले जाते हैं। फिर वो उस एजेंट को जो है वो रिमूव करते हैं बाय अ प्रोसेस जो हम आगे फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर वो रेगुलेट करता है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज समथिंग जो नॉर्मल नहीं हो रहा होता, ये एक एबनॉर्मल बॉडी के अंदर सारा कुछ चल रहा होता है। तो उसके बाद उसको एक बेसलाइन पे दोबारा से लेके आते हैं, मतलब ब्लड सप्लाई उसकी नॉर्मल हो जाती है, जो स्वेलिंग हुई थी वो कम हो जाती है, और इवेंचुअली जो है वो प्रोसेस जो है वो रिजॉल्व कर जाता है। ओके, there are 2 basic types of inflammation. One is acute and the second is chronic. We will study about acute inflammation and chronic inflammation in the next lecture. For now, that's about it. If you have any questions, please ask. नो मैम। मैम अटेंडेंस आप ले लेती हैं? मैं वही आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि मेरे पास रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 78 हैं, और जबकि जो मेरे पास प्रेजेंट फिलहाल स्टूडेंट्स हैं वो 41 हैं। तो I'll also circulate an email because I know कि पता नहीं आप लोग सीरियस ले रहे हैं सारा कुछ के नहीं, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग अटेंड करें अपने लेक्चर्स। और अटेंडेंस जो है मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की सारी लिस्ट मौजूद होती है। देयर आर 42 पार्टिसिपेंट्स करंटली इंक्लूडिंग मी। तो स्ट्रिक्टली इट विल बी मार्क्ड बाय, मतलब ये जो 42 स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हुए हैं उनको ही मैं मार्क करूंगी, मैं ऑल प्रेजेंट बिल्कुल भी मार्क नहीं करूंगी। तो काइंडली ट्राई टू अटेंड द लेक्चर्स। इसके अलावा आई रियली डोंट नो के मतलब आई नो दिस वन, मतलब जो एक बच्चा है नादिर हुसैन, ये मुझसे सवाल पूछता है तो आई नो कि ही इज लिसनिंग एटलीस्ट, और देयर आर सम अदर पीपल हु आर आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन मतलब आई डोंट नो कि बाकी बच्चे सुन भी रहे हैं मुझे कि नहीं सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। बट आई विल ट्राई कि मैं अगर इसी तरह से चलता रहा, आप लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं हुई, तो फिर मैं रैंडम बच्चों के नाम लेके पूछ लिया करूंगी सवाल के इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल अक्सा जावेद मैंने क्या कहा था इसके अंदर। तो ट्राई टू बी यू नो मोर सीरियस अबाउट द लेक्चर्स। आई नो कि इस तरह से ऑनलाइन लेना इज वेरी मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, क्योंकि मैं भी उस तरह से आप लोगों को नहीं समझा पा रही होती हूँ जिस तरह से मैं चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है, लेकिन बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मिस किया था, तो आई वांट टू टेक अनदर लेक्चर, तो वी कैन डिसाइड कि हमने कब पढ़ना है, उसको कब करना है। काउंसलिंग के लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि वेंसडे को आप लोग 12 बजे के अराउंड फ्रॉम 12 to 1 मेरे पास आ सकते हो। आई विल बी देयर इन द डिपार्टमेंट टू आस्क एनीथिंग अगर आप लोगों को कुछ पूछना है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर सो प्लीज लेट मी नो। बाकी फिर ठीक है। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय साइड। मैम पैथो का एडिशन कौन सा होगा बुक का? क्या? वो पैथी मैम के वो हुसैन सत्तार की जो बुक है ना उसका एडिशन कौन सा होगा?
जो लेटेस्ट एडिशन होगा उसका हर साल एक लेटेस्ट आता है एडिशन, कोई भी पढ़ ले आप। ओके मैम। मैम मेकअप लेक्चर आप शाम में ही रखिएगा, मतलब 6 बजे के बाद, क्योंकि इस तरह क्लासेस होती हैं तो फिर क्लैश आ जाता है। हाँ ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं अगर अगर आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन है बिकॉज ऑफ द टाइम का प्रॉब्लम है कि सुबह 8 बजे का टाइम है, तो आई कैन इजीली टेक इट। मैं बेशक 6 बजे 7 बजे मैं शाम को ले सकती हूँ, 8 बजे बेशक 10 बजे भी मैं लेक्चर ले सकती हूँ। लेकिन ये तो आप लोग मुझे बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 8 बजे के लेक्चर में आप लोगों को मुश्किल हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब पर्सनली मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सुबह उठना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग उसको विलिंग होते हो थोड़ा उसको लेट करने के लिए, तो आई कैन डू इट। मतलब आई एम ओपन टू दैट ऑप्शन एज वेल। तो वो आप लोग सारे मुझे बता दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही बिकॉज बाय पॉलिसी जो है आई कैन नॉट मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन मुझे पता है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो। इस तरह से ईमेल्स करके मतलब ठीक है ऑफिशियली सारा कुछ होता है, लेकिन स्टिल इट्स इजियर टू नो कि बाकी सारे लोग जो हैं वो इंडल्ज्ड हैं कि नहीं हैं, या हर एक का कोई पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो ही कैन come up to me. So we can discuss the option of creating a WhatsApp group as well for this class because ये strictly online है। मेरी जो दूसरी क्लासेस हैं वो ऑन कैंपस भी हो रही हैं और ऑनलाइन भी हो रही हैं, तो एटलीस्ट आई नो कि जो लोग कम से कम जो मेरे पास 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं दे आर लर्निंग समथिंग। तो एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम जी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बना हुआ है आप लोगों का। मैम। यस मैम। उसके यस मैम, उसमें तो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपको पूछ के बता देंगे कि कौन कौन विलिंग है। ठीक है, या फिर देख ले अगर आप अब मुझे ये नहीं पता बिकॉज आई एम रियली न्यू टू यूएमटी के अगर बाकी टीचर्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो उसमें बनाते हैं, वो अपने नंबर्स देते हैं कि नहीं देते, बिकॉज बाय पॉलिसी तो वी आर नॉट अलाउड। मैम मैम बच्चे खुद ही बनाते हैं लास्ट ग्रुप। सेमेस्टर में कुछ टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें टीचर भी ऐड थी। लेकिन मैम टीचर्स बहुत कम ऐड होते हैं, स्टूडेंट्स ही होते हैं। ठीक है, नहीं उसमें कम्युनिकेशन थोड़ी इजी हो जाती है ना रिलेटिवली, नहीं मतलब मैम वो आप सही है। जी जी हर बच्चे का पर्सनल जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे को भी अगर फॉर एग्जांपल मैं आज 6 बजे क्लास लेना चाहती हूँ और एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो मैं वो क्लास नहीं ले सकती। तो फिर मुझे नहीं समझ आती बिकॉज देखो मेरे पास अभी फिलहाल पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है क्लास के अंदर। देयर आर ओनली 42 स्टूडेंट्स, जबकि डबल है जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इससे। तो चलो देख लो, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। अगर आप लोग कुछ आप में से आएंगे वेंसडे को मेरे पास, तो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस एज वेल। एक्सक्यूज तो मी अब मैम। जी जी मैम आप कह रही हैं ना कि हम टाइम चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब कि चाहे इवनिंग में ही क्यों ना हो, अगर 8 बजे प्रॉब्लम हो रही है तो मैम अगर कैंपस में होती हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर मैम मसला नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो, क्योंकि वो एक बच्ची ने कहा था कि ना आप शाम को क्लास रखिएगा जो मेकअप क्लास है। मैं कह रही हूँ जी कि मैम। मैं ओपन होती हूँ टू एनीथिंग। अगर अगर मतलब आप लोग मुझे कंबाइंड एक डिसीजन देते हो कि मैम फॉर एग्जांपल हम कल सुबह 8 बजे नहीं ले सकते, आप हमें 6 बजे लेक्चर ले लें, तो आई एम ओपन टू दैट। तो ओके मैम। वो लेकिन कैंपस पे तो ऑब्वियसली जो टाइम है वो टाइम पे ही होगी क्लास, उसमें तो ऑब्वियसली चेंजेस नहीं आएंगे। ओके मैम। मैं आप लोगों की बस सहूलत के लिए कह रही हूँ कि इफ इट इज अगर जैसे आज अगर फॉर एग्जांपल या कल जैसे हम मेकअप क्लास अगर लेनी है तो वो मैं 8 बजे भी ले सकती हूँ, लेकिन 8 बजे ऑब्वियसली आई नो कि इट्स टू अर्ली, प्लस आप लोगों के बाकी लेक्चर्स होंगे, तो आई कैन यस मैम। टेक इट एट 6 PM। सो मुझे मतलब मुझे मसला नहीं है। लेकिन अगर आप में से एक बच्चे को भी मसला है कि 6 बजे की क्लास है, तो फिर वो मतलब फिर वो मैं नहीं ले सकूंगी। मैम सबकी क्लासेस 6:15 पे ख़त्म हो जाती होती हैं, लास्ट क्लास होती है 5 to 6:15। 7 तक फिर ठीक है, क्योंकि अभी यस मैम। देखिए मतलब एक लेक्चर जो है वो क्योंकि उस दिन हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट करना है, तो मुझे एक मेकअप क्लास लेनी ही है। तो हम डिस्कस कर लेंगे कि उसको शायद हम सैटरडे को कर लें। सैटरडे को मतलब जैसे अभी हमने पिछले सैटरडे ली थी एक क्लास, यस तो मैम। उस तरह से वी विल डिस्कस इट कि किस तरह से उसको करना है।
ओके मैम। ओके, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक जो पढ़ा है हमने आज, या कोई भी जनरल क्वेश्चंस? नो मैम। Chalo, thank you so much, everyone. Please come to me for any questions on Wednesday at 12 to 1, jo hai, I'll be there. So, and I'll let you know about the next class. Next class में basically हमने inflammation ही खत्म करना है. तो उसके अलावा फिर एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो फिट इन करेंगे इन दिस वीक. सो आई लेट यू नो. या आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है थोड़ा बहुत डिसाइड करके, अगर आप लोगों को हो रहा है कोई फीजिबल एक ऑप्शन है. फॉर मी सैटरडे इज फाइन, या इवन फ्राइडे इज फाइन. तो let me know. So okay, thank you so much, everyone. And I'm really particular about the attendance. So please also convey this on WhatsApp group as well. कि जो strength है of class is really less, मतलब तकरीबन 50% attendance है. तो I won't be lenient इस केस में, because at least if अगर मैं 1 घंटा बोल रही हूँ तो there should be someone जो उसको सुन रहा है. फिर कल बच्चे आए और कहेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है ये होता क्या है, तो फिर उसमें मेरा कसूर नहीं होगा. तो प्लीज आप काइंडली जो है कोई एक बच्चा व्हाट्सएप पे भी लिख दे कि मतलब मैं थोड़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि क्लास जो है अटेंडेंस ही नहीं है इस क्लास के अंदर. आधी 50% अटेंडेंस है, और अटेंडेंस मार्क जो है वो मैं कर रही हूँ बाय टेकिंग स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि मैं अटेंडेंस जो है वो मार्क ही नहीं कर सकती इसके अंदर. Thank you so much, everyone, for those who are listening. And come for questions on Wednesday. Next lecture, Filhal, it's on Thursday at 8 a.m. If there is an other lecture iske darmiyan mein, to I'll let you know, but most probably it will be on Saturday. Okay. Thank you so much. I'm ending this meeting. Have a good day ahead. मैम जी. मैम जो बच्चे अभी ऑनलाइन है ना, अभी इनके जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है इनसे पूछ लें कि अगर 8 बजे वाली क्लास या मंडे को या थर्सडे को ना, अगर आज तो होगी क्लास, जो रात को जो क्लास होनी है वो पूछ लें कि 8 बजे वाली 10 बजे ले सकते हैं. इनके सब एग्री हैं इस बात पे जो ऑनलाइन है. बाकी जो आएंगे वो तो बाद में देखा जाएगा. तो इस बेस पे 10 बजे का पता है मसला क्या है कि कुछ ना कुछ बच्चों की हमेशा क्लासेस होंगी ही होंगी 10 बजे. नहीं मैम, क्या अभी जो ऑनलाइन है पहले उनसे मिलके पूछ लीजिएगा काइंडली के ये ऑनलाइन है बच्चे जो एग्री. मुझे है ना, मेरे पास जो 40 बच्चे ऑनलाइन है उसके अंदर मतलब टोटल 2-3 बच्चे हैं जो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं या कोई जो जवाब दे रहे हैं. बाकी सारे मैम बच्चे 11 मतलब बजे जवाब क्लास दे. है हमारी. हाँ वही 11 ना, बजे. ये मसला मैम होगा. क्लास होती है हमारी. हाँ ठीक है. देखा मसला होगा इस तरह से, या तो मतलब 10 बजे तो बहुत मतलब वो नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं है. हम कभी कुछ कर सकते हैं इस तरह से कि कभी कुछ 3-4 लेक्चर्स के बाद एक दफा हम शाम की क्लास रख लें जब सब फ्री हो, तो वो हम चीज डिस्कस कर सकते हैं आपस में. ओके मैम. ओके ठीक है. कोई और प्रॉब्लम्स हैं? नो मैम. नो मैम. मैम एलएमएस कब तक आपका बनेगा? मैं आज कोशिश करती हूँ, जाके पूछती हूँ क्या होता है. अभी हमारे पास लाइक लिटरली सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है हमारी वहाँ पे. तो जब सिस्टम आएगा फिर ही एलएमएस बनेगा. लेकिन आई गो एंड आस्क कि आज कब बनना है एलएमएस. लेकिन मैं अटेंडेंस सारा लिख रही हूँ और वो मैंने पोर्टल पे लगानी है इवेंचुअली आप लोगों की. इम्पोर्टेंट बात ये है. मैम काइंडली आप रिकॉर्डिंग एंड स्लाइड्स जो है ना वो बहुत सेंड कर दीजिएगा मेल में. ओके ठीक है, आई विल. ओके मैम. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. ओके मैम. अल्लाह ओके मैम. हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.